सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th। यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया था और वहाँ पे उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे डिराइव होता है, सेक्शन फार्मूला का फार्मूला कैसे डिराइव होता है, उसके बारे में बात किए थे। और उसके साथ साथ देखे थे कि उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करने वाले। सेक्शन फार्मूला क्या है, क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। हाँ, डेली लाइफ में भी बताऊंगा और इसका कैसे फार्मूला डिराइव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक और व्यू ले लेते हैं सेक्शन फार्मूला क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला सिंपली कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी, और इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसको दो हिस्से में बांट रहा है। जरूरी नहीं है कि दो हिस्से मतलब दो बराबर बराबर हिस्से में ही बांट रहा है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये इसका अभी लग रहा है आपको कि ये आधा आधा है या तो आधा थोड़ा कम है, पर ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस पूरे हिस्से को 5 हिस्से में बांट दिया गया हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, और उसमें से ये जो है ये 2 हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा आपको दिख रहा है एक हिस्सा और एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा है, और ये पूरा उतना ही 3 हिस्सा है। तो ये हो सकता है 2:3 में बांटा गया हो, ठीक है। इसका मतलब है 2:3, मतलब इस पूरे एरिया का 2 पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है। सिंपल सा मतलब है इसका। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, इस पॉइंट का लोकेशन कैसे निकाला जाए, ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट से निकाला जाता है। अब आपको लग रहा होगा हमारे डेली लाइफ में इसका क्या जरूरत है, तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मान लीजिए कि कोई टेलीफोन का कंपनी है, उसको अपना टावर खड़ा करना है, और इधर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इधर पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में वो टावर कहाँ लगाएगा, वो टावर इस ऐसी जगह लगाएगा जहाँ से सारे लोग इन्फ्लुएंस हो। तो उसके लिए उसको एक खास लोकेशन खोजना होगा, जो हो सकता है यहाँ से दूर हो या यहाँ से पास, ठीक है। उसको एक खास कोऑर्डिनेट खोजना होगा। जी हाँ, आप जब सुनेंगे, आप जब पढ़ेंगे आगे सिग्नल के बारे में कि कैसे हम लोग के पास सिग्नल आता है, तो उस केस में आप देखेंगे कि सिग्नल कैसे इन्फ्लुएंस होता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो वहाँ ये कोऑर्डिनेट खोजना एक इंपॉर्टेंस रखता है। मान लीजिए यहाँ तो आपको एक पॉइंट दिया गया है, आप समझिए एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को आप अपने डेली लाइफ में रोड से कंसिडर कीजिए कि ये एक रोड है और ये एक दूसरा रोड जा रहा है। मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ, मतलब फील करवा रहा हूँ। वैसे ये सिंगल लाइन है, मैं 1D में यानी सिर्फ लाइन में दिखा रहा हूँ। तो उस केस में भी यहाँ से अगर एक सड़क जा रही है तो उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर कोई ओवर ब्रिज है उसका भी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेट जरूरी है। तो डेली लाइफ में भी सेक्शन फार्मूला बहुत जरूरी है। खैर, अभी हम लोग बात करेंगे इस पर। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सेक्शन की क्यों नाम पड़ा है, इसको टुकड़े में बांटते हैं। जैसे क्लास का सेक्शन होता है ना, क्लास 9 है, क्लास 9 का या क्लास 10th है, उसका 2 सेक्शन 3 सेक्शन हो सकता है। सेक्शन मतलब टुकड़ा। तो इस लाइन का भी हम लोग क्या टुकड़ा किए, 5 टुकड़ा, और उस 5 टुकड़ा को 2:3 में किए। आपको 2 टुकड़ा में भी कर सकते हैं, जहाँ इसको 1:1 में बांट देंगे, मतलब इधर भी 1 इधर भी 1। अभी के लिए अभी तो हमको पता नहीं कि ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट, तो हम इसको m:n में मानते चलेंगे कि ये जो इसका पार्ट किया गया है वो m:n। m:n क्यों है, x इंटू वाई क्यों नहीं, क्योंकि एक्स वाई तो हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में यूज करने वाले हैं, ठीक है। ए बी क्यों नहीं, आपके मन पे आप ए बी ले सकते हैं। किसी किसी बुक में m1 m2 भी मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में देखेंगे तो खुद एनसीईआरटी में भी m1 m2 में मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो मान लीजिए चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे कि हमारे पास ये जो है हमारे पास कार्टिजन प्लेन है, ठीक, जिसमें एक्स वाई लेवल आप कर सकते हैं। एक्स ये रहा, वाई ये रहा एक्स डैश, और ये रहा वाई डैश। और यहाँ हम लोग बात किस करने वाले हैं, यहाँ पे इंटरनली इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है। तो इंटरनल डिवीजन लाइन जो है उसको इंटरनली हम लोग डिवाइड करें। अब इसमें अलग अलग पॉइंट दे सकते हैं, पर पॉइंट देने का जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको तो ये पता नहीं होने वाला कि ये कितना पे है। ना ही हमारे को ए का लोकेशन पता रहेगा, हमको इतना पता रहेगा कि ए कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका x जो है x1 है, y जो है y1 है। क्यों इसका क्यों नहीं x1 xy क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक्स वाई हम लोग तब देते हैं जब वेरिएबल हो। अभी आप समझिए कि ये हमको पता है, ठीक है। और इधर रहेंगे x2 y2, 2 है ना हमारे पास, तो इसको ऐसे सिस्टमेटिक रखेंगे। ये पहला वाला x1 y1 है, दूसरा वाला x2 y2 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग खोजने वाले हैं इसको मान लेंगे x y है, ठीक। तो चलिए हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए ये रहा मेरा पॉइंट, यही मैं लाइन यहाँ लिख रहा हूँ ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 है। और एक पॉइंट है ये रहा, जिसका क्या है x2 y2। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, हाँ x2 y2, ठीक, इसको भी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ x2 y2। अब इस कंडीशन में इसको जोड़ने वाला, जैसे ये दो जगह ही है, तो उस कंडीशन में इस दो जो जोड़ने वाला सड़क होता है, पर यहाँ हम लोग एक लाइन सेगमेंट से काम चलाएंगे। खैर, ये हमारा 2 लाइन सेगमेंट है, इसका लोकेशन x1 y1 है, ठीक। अब इसमें एक बीच में जरूर है कि कहीं पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया, m:n में, ठीक। तो हमको पता करना है कि ये जो लोकेशन है, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है।
अब बोलेंगे कोऑर्डिनेट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है जो हम लोग बार बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े। तो देखिए डेली लाइफ में ना ऐसे नहीं बोला जाता है कि इस चौक से इधर मुड़ जाना तो तुमको ये जगह मिल जाएगा। डेली लाइफ में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इस दुकान से इस बगल वाले बाबू के घर से गुजर जाना मुड़ जाना तो आपको ये दुकान मिल जाएगा, ये घर मिल जाएगा। पर जो आप जाएंगे मैप पे देखेंगे या आगे जब आप एजुकेटेड होंगे तो उस कंडीशन में ऐसे नहीं खोजा जाता है कोई लोकेशन को। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे भले ही ऐसा काम किया जाए पर ऐसे कोऑर्डिनेट में बात किया जाता है। हर एक जगह का कोऑर्डिनेट है, आप जहाँ बैठे हैं उसका भी एक कोऑर्डिनेट है, एक लोकेशन है, मैप पे ऐसे ही लोकेट किया जाता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े। तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, तो हमको इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा यूज करना है सिमिलरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, किसका कंसेप्ट? जी हाँ, सिमिलरिटी, जो आप पिछले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं। उस सिमिलरिटी का कंसेप्ट लेते हुए हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाने वाले हैं। अब वो दो ट्रायंगल कैसे बनेंगे, तो कोशिश करेंगे राइट ट्रायंगल का। ठीक है, क्योंकि राइट ट्रायंगल से ही हम लोग डिस्टेंस मानते हैं। तो इसके लिए हमको जरूरत क्या होगा, हमको इसका जरूरत होगा एक का। ठीक है, ये क्या देगा, तो ये रैली में देखे अगर आप, तो ये है क्या, तो ये y1 डिस्टेंस है। ये क्या है, ये y1 डिस्टेंस है। ठीक है, तभी ना ये देखिए x1 ऐसे बनाया हुआ है, x1 जितना इधर है, y1 जितना इधर है, इस दोनों को मिला के ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है। तो ये दूरी क्या है, ये दूरी है y1। ठीक, यहाँ से यहाँ। उसी तरह से एक लाइन सेगमेंट मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस देता है। तो ये पूरा दूरी कितना है, तो ये पूरा दूरी जो है वो है y2। जी हाँ, ठीक समझा, y2। ओके, अब एक ये रहा दूरी। ठीक है, ये दूरी पूरा कितना है, ये दूरी है x1। और ये पूरा दूरी कितना है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x1। और ये पूरा दूरी कितना है, x2। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो पूरे में से, अगर इस पूरे में से अगर इसको मैं घटा लूँ, ठीक है, समझ रहे आप, इस पूरा में से अगर इसको घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। हाँ, तो ये पूरा कितना है, x2। इस पूरे में से छोटा वाला पार्ट कितना है, x1। तो ये जो हमारा दूरी है, इसको अगर नाम दे दे तो ये a है, b है, इसको नाम दीजिए c, इसको नाम दीजिए d। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक, इसी के पहले मैं अगर एक लाइन बना दूं तो इसका भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। खैर, इसका हम लोग बात करने वाले हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको xy भी पता करना है, क्योंकि हम लोग का ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को आप कुछ नाम दे दीजिए, ABCD तक चला गया है, ई नाम दे दीजिए, और यह है xy। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो xy है। मतलब यहाँ से ये जो दूरी है, ये पूरी दूरी क्या दिखा रही है, y की दूरी। ठीक है, ये दूरी है ना y, इस पे y पे इतना होगा। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितनी, x। आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो फिगर, मैं इसको सिंपल ही बना के आपको बताऊंगा। ठीक, अब इस दोनों ट्रायंगल में कौन कौन ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये बना आपको दिख रहा होगा, और एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो आपको किस चीज़ का लोकेशन बताएगा, y का भी तो आपको पता करना है। तो ये क्या है, y का। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो ट्रायंगल बना। ठीक है, एक ये और एक ये। अब इसको मैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे, क्योंकि बच्चे को इससे कॉम्प्लेक्स लगते रहता है। तो मैं यही फिगर मैं यहाँ नीचे उतार दे रहा हूँ। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट था AB, इसमें एक ट्रायंगल यहाँ बना है और एक ट्रायंगल यहाँ बना है। ठीक, मैं डिस्टेंस वहीं से लूँगा और यहाँ आपको समझाऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है m है, ये n है। ठीक, और यहाँ पे ये चूंकि परपेंडिकुलर गिराया हुआ है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। इसका नाम हम लोग दिए हैं अभी, ये वाला दूरी ये है क्या, ये यहाँ पे गिरा हुआ है, तो खैर इसका नाम हम लोग कुछ दे सकते हैं, अभी नाम दिए नहीं है। AB, इसको नाम दे दीजिए, D तक चला गया, E तक चला गया, ये पॉइंट है E, ये हो गया हमारा F, ये हो गया G। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके मन पे। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है AEG और एक है BEG। ठीक है, इस दोनों केस में क्या देख रहे हैं आप, पहला चीज देखिए कि ये और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर सिमिलरिटी हमको देगा, सिमिलरिटी से मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं अगर आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। क्योंकि सिमिलरिटी में बात होती है किस चीज़ की, सिमिलरिटी में बात होती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी इक्वल रेशियो में। और यही कंडीशन हमको यहाँ भी लाना है, यहाँ भी तो एक रेशियो में डिवाइड किया है, तो यही चीज़ आप कंसेप्ट लेके चलेंगे, दोनों को सिमिलर बनाना है। दूसरा चीज़ देखिए, ये एंगल जो है ये इसके बराबर है, कैसे इक्वल है, तो देखिए ये लाइन यानी EF और एक रहा ये लाइन यानी AG। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल कैसे हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है एक ही लाइन के, ये लाइन है ये और इसी के 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, मतलब इसका और इसका सम कितना होगा 180। और ये तभी हो सकता है जब कोई इंटीरियर है, एंगल तभी बनता है 180 जब दोनों पैरेलल हो, तो उस कंडीशन से। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहीं से एक लाइन गुजरा है जिसको आप ट्रांसवर्सल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जो कौन है AE, और ये जाता जाता आपको B तक मिल रहा है, तो ये एक ट्रांसवर्सल को आप कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवर्सल अगर तो ये वाला, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन बनता है आप याद कीजिए, और एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला ऊपर वाला इस ऊपर वाले का और इस नीचे वाला का इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसी से ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। ठीक है, बराबर होगा, इक्वल होगा। जी हाँ, तो बस दो ही का तो काम था। अब तो अपने आप हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो AEG है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल EBF के होगा।
जी हाँ होगा। तो चलिए यही चीज़ हम लोग लिख देते हैं, हम लोग बोल देंगे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन, तो ट्रायंगल अगर यहाँ से शुरू करें, ट्रायंगल ए ई जी, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ई बी जी के, ठीक है, ई बी जी के, सही लिखे ना हम लोग, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, सॉरी ई बी एफ के, ठीक। क्या यहाँ पे ए वाला एंगल और ई वाला एंगल इक्वल है, हाँ इक्वल है। क्या यहाँ ई और बी इक्वल है, तो ई और बी, ए ई इक्वल है, तो ए ई इक्वल है, ठीक। चलिए ई बी, तो ई और बी, ठीक, हाँ ई बी, ठीक। और जी और एफ, जी एफ, ठीक, दोनों सही है। हाँ वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, जो आप ई और बी में कन्फ्यूज हो रहे हैं वो कुछ नहीं है, ई रहा ये वाला एंगल और ये रहा ये वाला एंगल, ठीक। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये ई पे ये भी एंगल बना है ना, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना अपने आप, किससे, बाय ए सिमिलरिटी से, बाय ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से। आप इसको अगर लिखना चाहें डिटेल में तो डिटेल में लिख सकते हैं कि एंगल जी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, क्यों, 90 डिग्री के कारण। और एंगल इसको लिखना चाहते हैं ई ए जी, एंगल ई ए जी ये किसके इक्वल है, एंगल बी ई एफ के, एंगल बी ई एफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में नहीं दे रहा हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का जहाँ दोनों सिमिलर हो गया तो सिमिलर से हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं बाय क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी CPST से क्या कि ए ई बाई ई बी, ए बाई बी यही ना होगा, इसका फर्स्ट सेकंड इसका भी फर्स्ट सेकंड, इक्वल टू ई जी बाई बी एफ, इसका सेकंड थर्ड इसका भी सेकंड थर्ड, इक्वल टू ए जी बाई ई बी, ए जी बाई ई बी, ई एफ, ए जी बाई ई एफ, ठीक, फर्स्ट थर्ड। अब चलिए देखिए ए ई के बारे में हमको कुछ पता है क्या, तो ए ई यानी कौन है, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड जो ए ई है वो तो एम के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए ई बाई ई बी जो है ए ई के जगह क्या रख सकता हूँ, एम। उसके बाद ई बी के बारे में कुछ पता है हमको क्या, तो ई बी कौन है, यहाँ से देखिए ई बी जो है ये, यानी इधर ई बी ये हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, एन, तो एम बाई एन। अब आते हैं ई जी पे, ई जी कौन है, तो ई जी अगर ध्यान से देखें हमारा, तो ई जी रहा ये हमारा, यानी ये। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा में से अगर इस छोटे वाले को हटा दें, क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट हमारे पास इसका है नहीं, ठीक है, हमारे पास ई जी का डायरेक्ट मेजरमेंट है क्या, नहीं पता, पर इसका मेजरमेंट है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, वाई के, तभी ना इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यानी इस पॉइंट पे वाई का दूरी कितना है, ठीक है, वाई का दूरी वाई ही है, तो यहाँ वाई। और अगर इसको घटा ले, अब ये दूरी भी नहीं है हमारे पास, पर इसके पैरेलल में तो ये दूरी है ना, ये दोनों तो इक्वल ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये दूरी तो है, हाँ ये दूरी है, ये दूरी कितना, तो ये दूरी है y1, तभी ना इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्योंकि यहाँ पे y है, y का कोऑर्डिनेट कितना है y1। तो क्या मैं इसको पूरे में से अगर मैं इस छोटे वाले को घटा दूँ तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो ये पूरा कितना है y, इसमें से कितना घटाना है y1, तो यहाँ पे मैं ई जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, y माइनस y1। उसी तरह से बी एफ पे आ जाइए, बी एफ कहाँ है, देखिए बी एफ ये रहा। अब ये कहाँ से आएगा, अगर आप गौर से देखिए तो ये पूरा जो है, ये पूरा अगेन मेरे पास बी एफ का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, पर मेरे पास इसका मेजरमेंट है, कैसे, तो ये जो बी है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, y2। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूँ, अब ये क्या है, तो ये अगर इसका मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं है, पर इसके पैरेलल में जो ये है ई पॉइंट, इसका मेजरमेंट तो है, इस पे ई पे वाई का कितना वैल्यू है, वाई। तो इस पूरे में से अगर इस पूरे को घटा दो तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। इसका पूरे का मेजरमेंट कितना है, y2, इसका मेजरमेंट कितना है, y, तो y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई इक्वल टू ए जी क्या है, तो ए जी अगर इस फिगर में देखें तो ए जी हमारे पास ये है, यानी ये वाला बेस। तो ए जी कहाँ से आएगा, तो देखिए ए जी हम लोग डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, पर इसके पैरेलल में अगर चले यहाँ पे तो इस कंडीशन में ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है साहब, तो एक तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये हो गया ए जी। अब ए जी कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ से ऑरिजिन से डिस्टेंस आप आ जाता है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी पता कर लो और ऑरिजिन से यहाँ तक की दूरी पता कर लो और दोनों का माइनस कर दो, यानी इस पूरे में से अगर मैं इसको इस दूरी को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ए जी के बारे में। तो ये पूरा दूरी कितना होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को देख लीजिए, इस कोऑर्डिनेट पे इस एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स, इसको घटाना है इसमें से, तो इस पे एक्स का क्या दूरी, क्या मतलब है x1, तो x में से x1 अगर घटा देते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ लिख देते हैं ए जी एक्स माइनस x1 ई एफ, यानी ई एफ कहाँ है, ये रहा, यानी ये ई एफ, तो ये है ई एफ। तो इस कंडीशन में अगेन ये तो हमको पता नहीं, पर इसके पैरेलल देते हैं नीचे, यानी ये दूरी कहाँ से आएगा, तो इस पूरे में से, यानी ऑरिजिन से इस टाइम के डी तक का और ऑरिजिन से ये वाला दूरी अगर घटा लिया जाए तो हमको ई ए मिल जाएगा और यही मिल जाएगा, यही इसके पैरेलल ई एफ का भी होगा। जी हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब है, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू है, तो x2,
और ये पूरा इसको घटाना है, तो यहाँ पे x से क्या वैल्यू है, x डायरेक्ट, तो x2 माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो किसके बराबर है, ई एफ के। तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ, x2 माइनस एक्स। बस अब ये जब हम लोग लिख लिए तो उसके बाद हमको क्या करना है, एम एन के साथ दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, एम एन के साथ दोनों को इक्वेट कर देना है। एक बार एम एन को, एम बाई एन को वाई वाले के साथ यानी वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई इसके साथ इक्वेट कर देना है, और एक बार हमको एम एन को के साथ एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स के साथ इक्वेट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे हमको एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको ई का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, हमको ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हमको बी का कोऑर्डिनेट ए और बी जिससे लाइन बना है, लाइन बनता किससे, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो ए और बी हमको दिया रहेगा, हमको फाइंड क्या करना होगा, ई का कोऑर्डिनेट जो कितना बना है, जो बना है एक्स वाई, ई का कोऑर्डिनेट कितना बना है, तो ई का कोऑर्डिनेट बना है एक्स और वाई, तो वही हमको फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से कोशिश करते हैं एक्स और वाई फाइंड करने की। तो इसमें सिंपल अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो m इंटू वाई टू माइनस वाई इक्वल टू n इंटू वाई माइनस वाई वन। ठीक, तो यहाँ से m वाई टू क्रॉस सिंपल से मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बाइनोमियल, तो m को पहले y2 से तो m y2, फिर m को y से तो m y इक्वल टू n को y से तो n y, ओके, और n को y1 से माइनस n y1। अब देखिए जहाँ पे वाई वाई है उसको एक साथ ले आइए, जैसे एम वाई एन वाई एक साथ है तो दोनों को एक साथ ले आइए। ठीक, तो इधर एन वाई है और इसको भी इधर ले जाता हूँ, जिससे दोनों क्या हो जाए, माइनस में, दोनों प्लस में हो जाए, ये माइनस है, माइनस इधर जाकर प्लस में, और इसको इधर ले आता हूँ, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन किसके बराबर हो गया, एन वाई प्लस एम वाई। ठीक, आगे आगे अगर हम चले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें, अगर y कॉमन ले लें तो y के कॉमन ले लेंगे तो m प्लस या m प्लस एन या n प्लस एन दोनों ही बात है, किसके बराबर हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y का कितना वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस। ठीक, इजीली हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह से x का आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। चलिए इसी तरह से x का निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m इंटू एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एक्स टू तो एम एक्स टू, एम इंटू एक्स तो माइनस एम एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स एन एक्स, इसको माइनस एन एक्स वन। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, x वाले को एक साथ ले लेते हैं, यानी ये इधर ले आ जाए, तो क्या बन जाएगा एम एक्स टू, ये इधर आएगा प्लस एन एक्स वन इक्वल टू एन एक्स प्लस एम एक्स, ये एम एक्स में इधर से इधर ले आया। ठीक, तो अब देखिए x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, m प्लस एन या n प्लस है, तो ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन के इक्वल, तो हैंस x क्या आ जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। चलिए इसको अप्लाई करना सीखते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह का फॉर्मूला आया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे आया ये कि हमारे पास दो रेशियो रहता था m:n, ठीक है, रहता था ना, हमारे पास दो रेशियो रहता था, अगर आपको याद हो तो एक लाइन सेगमेंट बनता था ए बी, ए का कोऑर्डिनेट रहता था, बी का अपना कोऑर्डिनेट रहता था, उसके बाद एक पॉइंट रहता था जो इसको क्या करता था, m:n में डिवाइड कर देता था। आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि m आपका पहला रेशियो है और ये जो है दूसरा रेशियो। कहने का मतलब अगर आपको 3:5 में बांटा तो ये आपका फर्स्ट रेशियो है, ये आपका सेकंड रेशियो। ठीक, कोई बुरे वाली बात तो है नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो। अब इस कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू रहता था, एक्स वाई, जो हम लोग लेके चले हैं। ए का क्या रहता था, x1 y1, जहाँ पे आपको 2 3 5 6 क्यूज मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। इसका क्या रहता था, x2 y2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x1 y1 x1 y1 x2 y2 हमको दिया रहेगा, हमको फाइंड क्या करना था, xy। अब देखिए x आया कहाँ से, x कैसे आया, तो हमको e निकालना है। e का कोऑर्डिनेट है क्या, xy, तो ये कैसे आएगा, तो x जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, तो m यानी फर्स्ट रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड वाले x के साथ। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट करते रहते हैं, तो m को आपको x2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं समझिएगा कि m है फर्स्ट रेशियो तो फर्स्ट वाले से यानी x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका गलती हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग इस तरह से डिराइव भी करके लाए हैं, ऐसा होता ही है। तो m को हम लोग किससे करना पड़ेगा, x2 से, सेकेंड वाले से। और सेकेंड वाला रेशियो जो है, जैसे यहाँ 5 है, 5 को इससे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो n x1। अब बोलेंगे क्यों, y से क्यों नहीं, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं ना, x से निकालने वक्त तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहला वाला रेशियो दूसरे वाले x के साथ और दूसरा वाला रेशियो पहले वाले x के साथ, x के केस में, और y के केस में, y के केस में भी वैसा ही, यानी m को y2 के साथ पहले, ठीक, प्लस n को y1 के साथ बाय m प्लस n।
ये आपका एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, इससे पहले इसका एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? तो स्पेशल केस है जब जो एक पॉइंट है वो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर टुकड़े में बांट रहा है। वो कब होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच कोई रास्ता गया है। ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं, एक सर्कल है हमारे पास और उस सर्कल में हमको सर्कुलर पाथ है। आप डेली लाइफ में देखें तो सर्कुलर पार्क हो सकता है या कुछ हो सकता है। इस सर्कुलर पार्क में हमको एक ऐसे पॉइंट पे लाइट लगाना है जिससे कि पूरा जो हमारा ग्राउंड है, पूरा पार्क है, उसमें सारे में क्या जाए? तो सारे में लाइट जाए। तो हम किस चीज़ को खोजेंगे? जी हाँ, आप सही है, हम उस जगह को खोजेंगे जहाँ पे बीच है इसका, यानी सेंटर को खोजेंगे। ओके, अब हमको पता है कि पार्क का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो है कुछ x1 y1। ठीक, पार्क का दूसरा वाला पॉइंट जो है वो भी पता है x2 y2। हमको ये निकालना है कि सेंटर कहाँ है, हमको सेंटर नहीं पता। ठीक है, अब हमको टाइम नहीं है कि हम मीटर से नाप के उसको हाफ हाफ करें, हमको मैथमेटिकली चाहिए। हमको ये दोनों पता है, तो क्या हम ला सकते हैं? ऑफकोर्स आप ला सकते हैं। मैथमेटिक्स का यूज यहाँ आराम से कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो सेंटर रहता है वो अगर इसको डायमीटर मान लीजिए, तो डायमीटर मान लीजिए तो इसको किस में बांटेगा? 1:1 में, क्योंकि सेंटर जो होता है वो डायमीटर को दो बराबर हिस्से में बांट देता है। मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट किया। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस केस में जो यहाँ ई है, मान लीजिए ई, वैसे तो वो मानते हैं पर ई मान लीजिए, ए बी और ये ई है, तो इस कंडीशन में ई जो एक्स वाई है ये कैसे निकलेगा? तो अगेन उसी फॉर्मूला से, यहाँ पे एम भी 1 है, एन भी 1 है, m/n जो रहता था हमारा, एम भी 1 है, एन भी 1 है, तो कोई चिंता तो है नहीं। तो m यानी 1, x का वैल्यू निकालना है, तो m यानी 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा? x2 प्लस n इंटू x1, n कितना है? 1, तो 1 इंटू x1 यानी x1 बाय 1 प्लस 1, m भी 1, n भी 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2। नीचे m इंटू y2 यानी 1 इंटू y2, m कितना है? 1, तो यानी y2 प्लस n इंटू y यानी 1 इंटू y1, तो y1 बाय m प्लस n 2। ठीक, तो ये आपका एक स्पेशल केस आ गया। कब? व्हेन m/n इक्वल टू 1:1। और मैंने बता भी दिया आपके डेली लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है। ठीक, तो स्पेशल केस भी तो इसी तरह से आप लोगों को लगता है कि मैथ डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ बुक तक बेस्ड है। मुझे बहुत बच्चों से ये आता है कि मैथ पर क्या होगा, क्या सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, कुछ काम तो आने वाला नहीं है डेली लाइफ में। इवन मैंने बहुत जो महान आदमी हैं जिसको मैंने सुना है, ठीक है, जी हाँ, जिनके प्रवचन को मैं सुनना पसंद करता था, वो ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का या जो चीज़ हम लोग पढ़े उसका डेली लाइफ में काम नहीं है। मैं बहुत इससे डिसअपॉइंट होता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपके पढ़ाई का हमेशा हर जगह काम है। अब बढ़ के तो देखिए, अभी तो आप घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, ठीक है, तो अभी आप तो पढ़ रहे ही हैं, शुरुआत भी किए हैं। एक तो हमारा जो स्टडी है, हमारा जो लर्निंग है, वो भी बहुत कम हो पाता है, उसमें ही आप चाहते हैं कि सब कुछ अप्लाई हो जाए हमारे डेली लाइफ में, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे अप्लाई करना आप सीखेंगे। ये सब आपको सिखाया जा रहा है किस लिए? आपके डेली लाइफ में काम आने के लिए। आप में और एक अनएजुकेटेड मैम में अंतर क्या है? तो यही तो एक पढ़ाई ही तो बाउंड्री है जो इस दोनों को अलग करता है। कास्ट, कलर, ये सब थोड़ी ना है, एक पढ़ाई है जो आपको या किसी दूसरे को एजुकेटेड अनएजुकेटेड बताता है। दैट मेक अ रियल डिफरेंस, वो डिफरेंस बनाता है। ठीक है, कॉलर खड़ा करने से या बाल अच्छा रखने से ये डिफरेंस नहीं बन सकता। चलिए बात करते हैं आगे। खैर, तो ये तो हो गया। अब आते हैं टाइप्स, क्वेश्चन के टाइप पे। ठीक है, तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें बहुत सिंपल आता है। मैं एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा, आपका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी उसका ही क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा, उसी के हिसाब से टाइप भी बताता चलूँगा। टाइप 1 जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको क्या दिया रहेगा? वी आर गिवन, हमको दिया रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी कहने का मतलब ए एंड बी वो पॉइंट है जिससे लाइन बना है, पॉइंट्स फ्रॉम विच लाइन इज मेड, जिससे लाइन बना है। ओके, और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या दिया रहेगा? दूसरा चीज़ दिया रहेगा रेशियो इन विच लाइन इज डिवाइडेड, इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। लाइन को मैं लाइन सेगमेंट लिख देता हूँ, इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। ये दोनों चीज़ दिया रहेगा आपको। ओके, यहाँ पे एक स्पेशल केस भी आएगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लूँगा, अभी देखते हैं। देखिए, जैसे एक्सरसाइज 7.2, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन ही है, पर मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लूँगा। एक्सरसाइज 7.2 है, तो उसमें बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकाल है जो डिवाइड करेगा लाइन, जो कि बना किससे है? लाइन सेगमेंट ज्वाइन ऑफ, जो हमारा ए है वो दिया हुआ है हमको -17 एंड हमारा बी जो है उसको आप मान लेंगे, बी दिया नहीं हुआ है, बी जो है 4-3 है, और रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। अच्छा रहेगा आप बुक को सामने रखें, पर मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको दे दूँ स्क्रीन पे। तो आपको क्या बोला हुआ है? कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइन ऑफ लाइन जो बना है ज्वाइन ऑफ किससे ज्वाइन से, ये दोनों के ज्वाइन से, ठीक है, इन द रेशियो 2:3, इस रेशियो में 2:3 में। तो बस हमको कितना है, हमको कुछ करना है क्या, नहीं, हमको उस पूरे प्रोसेस पे नहीं जाना है, हमको डिराइव करके नहीं लाना है, सिमिलरिटी से लगा के नहीं लाना है, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया। फार्मूला क्यों बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बोलते हैं फार्मूला रटने के लिए बनता है, ऐसा नहीं है, आपके काम को आसान के लिए बनता है। आप यहाँ पे फिर से प्रयास कर सकते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे आप ए को लोकेट कर सकते हैं, बी को लोकेट कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पर सिमिलरिटी लगा सकते हैं इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे, फिर से उस पूरे प्रोसेस पे रिपीट कर सकते हैं, उसमें आपका 10 मिनट जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तो 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो बोलिए कौन आसान है, फार्मूला इसीलिए दिया जाता है। फार्मूला बनता कैसे है, तो बहुत सारे मेहनत के बाद आता है, ऐसे नहीं है कि फार्मूला मैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया, पर सोचिए जिन्होंने बनाया होगा उनका कितना माथा गया होगा, उनका कितना दिन टाइम गया होगा। तो इसीलिए फार्मूला जो बनता है ना, वो आपके काम को आसान करने के लिए बनता है, हैवी करने के लिए नहीं। खैर चलिए, वो ए है बी है, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जो 2:3, यानी इस तरह से देखिए 2:3 का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। ये हमारे पास अगर ए है, ये हमारे पास बी है, ए का कोऑर्डिनेट -1 है, बी का कोऑर्डिनेट 4 -3 है। 2 3 मान लीजिए, इसका सिंपल है मतलब कि ये पूरे कितने में बटा हुआ है, 5 पार्ट में, जिसमें 2 पार्ट एक तरफ, 3 पार्ट एक तरफ, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 5 पार्ट हुआ। इस 5 पार्ट में दूसरा पार्ट जो है, 2 पार्ट ये इधर है, 3 पार्ट यहाँ है, मतलब आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ई का, जो XY हम लोग अभी कंसीडर कर लेते हैं, आपको इसका। इसी तरह से 4 7 रहेगा, मतलब 11 पार्ट में बांटा होगा, 4 पार्ट इधर होगा, 7 पार्ट इधर होगा। तो खैर चलिए हम लोग EXY की तरफ बढ़ते हैं। EXY आता कैसे है, तो आपको याद हो, ठीक है, अभी मैंने करवाया है कि जो पहला वाला रेशियो है, पहला वाला रेशियो क्या है, 2:3, तो पहला वाला रेशियो यानी 2 इंटू दूसरा वाला x यानी x2, 2 इंटू x2 यानी 4, प्लस n यानी 3, दूसरा वाला रेशियो 3 इंटू x1 यानी -1 बाय 2 बाय m प्लस n यानी 2 + 3 यानी 5। उसी तरह से m यानी 2 इंटू y2, पहला वाला रेशियो इंटू ये यानी -3, प्लस n यानी 3 इंटू y1 यानी 3 इंटू 7 बाई m प्लस n यानी 2 + 3 5। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, e इंटू x5, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ऑपरेशन है। 8 - 3/5, ये क्या हो जाएगा, -6 + 21/5, कितना आ गया, ये जो कोऑर्डिनेट है जिसका XY है वो कितना आ जाएगा, तो 8 - 3 5, 5/5 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15/3 यानी 15/5 3 हो जाएगा। ठीक, तो इजीली आप निकालिए 1:3, यानी ये जो होगा ये 1:3 इसका लोकेशन होगा। आपको टावर खड़ा करना है या जो खड़ा करना है, इसका एप्लीकेशन के रूप में बता रहा हूँ, तो आप जाके यहाँ कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छा सिग्नल मिले। आपको जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था आपको मिल गया। तो पहला टाइप का क्वेश्चन यही आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में इसी तरह से। अब इसका मैं स्पेशल केस बताने वाला था। स्पेशल केस में आपको एक मिलेगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, दो इक्वल पार्ट में करना मीन्स बाइसेक्ट। यानी उस कंडीशन में आपका जो रेशियो होगा, आपको वहाँ पे 1:1 नहीं देगा, आपको बोलेगा बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये रहेगा ट्राइसेक्ट। समझ गए होंगे आप, इंटेलिजेंट तो है ही। ट्राई मतलब तीन बराबर पार्ट में बांटना। अब यहाँ पे रेशियो कैसे लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीन पार्ट। अब यहाँ पे कैसे लेंगे, अगर इस कोऑर्डिनेट का आपको बोलेगा इसका पॉइंट, इस कंडीशन में दोनों का निकालो, तो अगर ये ई है, ये एफ है, ये चलिए सी डी है, तो इस कंडीशन में आप सी कैसे निकालेंगे, तो सी पे इधर कितना पॉइंट है, फिर से मैं वही लॉजिक लगाएंगे, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1 2, तो 1:2, ये जो पॉइंट है ई किस में बांटा, 1:2 में। इधर कितना, इधर से देखिए तो इस पॉइंट का अगर बात करें डी का, तो डी में इधर कितना है लेफ्ट में, तो 2, इधर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2:1। जी हाँ, 1:2 2:1 अलग है, 1:1 2:2 अलग है। इसी तरह समझिए कि आप है, आपके भाई है, ये पहला वाला आप है, दूसरा वाला आपका भाई है, तो आपको एक बार एक हिस्सा मिल रहा और आपके भाई को 2 हिस्सा, और इस कंडीशन में आप ही लेफ्ट में है अभी भी, ठीक है, तो आपको 2 हिस्से मिल रहे हैं, आपके भाई को 1 हिस्सा, तो लड़ाई होगा। ठीक है, जिसको 1 हिस्सा मिल रहा है वो लड़ाई करेगा ना 2 हिस्से के लिए, तो दोनों में अंतर है। ठीक, चलिए उम्मीद है आप समझ गए। उसी तरह से बोल सकता है 4 बराबर पार्ट में बांटा है। 4 बराबर पार्ट मतलब यही 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका कैसे निकल जाएगा, तो इधर कितना है 1, इधर कितना है 1 2 3, तो 1:3। इसका कैसे निकलेगा, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2:2। इसका कैसे निकलेगा, तो इधर 3 इधर 1, 3:1। उम्मीद है आप अब इस सब में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो हुआ पहला तरह का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका रिवर्स टाइप है। रिवर्स टाइप का आने का मतलब उसमें आपको कोऑर्डिनेट दे देगा जो पॉइंट डिवाइड किया, और रेशियो निकालना होगा। ठीक है, रेशियो निकालना होगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। तो चलिए वैसे क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, टाइप 2 के बारे में। टाइप सेकेंड टाइप में आपको कैसा मिलेगा, जो मैंने बताया था फर्स्ट का रिवर्स करने का मतलब आपको इस कंडीशन में फाइंड करना होगा रेशियो, टू फाइंड रेशियो। पिछले केस में क्या रहता था, रेशियो दिया रहता था, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहता था। अभी रेशियो दिया रहेगा एंड गिवन रहेगा, आपको दिया रहेगा क्या क्या चीज़, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट अब या सीधा लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स जो फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच फॉर्म्स लाइन सेगमेंट, जो बनाएगा लाइन सेगमेंट को, यानी ए और बी दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप उसी को लेके चले तो ए और बी दिया रहेगा। ठीक, और उसके साथ साथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट भी दिया रहेगा, यानी ई अगर आप मान के चल रहे बार बार कि ई डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट जो डिवाइड करता रहेगा उसका भी दिया रहेगा। इससे पहले हमको क्या करना रहता था, हमको ये निकालना रहता था, ये दिया रहता था। अब हमको यही दिया हुआ है और हमको रेशियो निकालना है। तो ऐसा केस आपको कैसे मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा इसी तरह का। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी में, तो चलिए इसी का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो क्या है कि रेशियो निकालना है लाइन सेगमेंट का। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मैं इसको यही मान लूँगा a - 3 10 b जो कि है 6 - 8, वो डिवाइड हो रहा है किससे, तो इसको मैं e मान लूँ, b मान लूँ, तो इसको अगर e मान लूँ तो डिवाइड कर रहा है -1 6 है, -1 6 है। ये दोनों किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसके बारे में हमको बात करना है। अगर हमारे पास ये लाइन है a, ये है b, तो a भी दिया हुआ है और e जो हमारा एक्स वाई रहता था पहले, अब वो हमको दिया हुआ है -1 6। ठीक है, और ये जो है -3 10 और ये जो है 6 - 8। ठीक है, हमको m/n निकालना है। अब यहाँ देखिए दो चीज़ हो सकता है, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आसान है, डिपेंड करता है आपको किस तरह से सॉल्व करना आता है। ठीक है, वो आप धीरे धीरे समझेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़े हैं उस पर। चलिए बात करते हैं वैसे पहले फर्स्ट प्रोसेस से। तो मान लेते हैं लेट द रेशियो, मान लेते हैं कि रेशियो जो है वो है m/n रेशियो। तो उस कंडीशन से हम लोग फिर से फार्मूला लगाएंगे। अभी हमारे पास जो ई रहता था, ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, जी हाँ, तो ई जो रहता था -1 6 वो हमको दिया हुआ है, इक्वल टू ये कैसे बनता था, m × x2 यानी 6 × m। ठीक, तो m × x2 यानी m × x2 यानी 6 प्लस n × x1 यानी n × x1 यानी -3 n × -3 सॉरी ओके बाय m+n। तो चलिए m+n, उसी तरह से m × यानी m × y2। ठीक, यानी m × 6 सॉरी यहाँ है ना, ये भी है m × -8 यानी m × -8 प्लस n यानी n × y1 यानी 10 बाय m+n। ठीक, अब देखिए ये दोनों है किसका वैल्यू, ये पूरा x का वैल्यू है e का और ये पूरा y का, करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट है ये इसके इक्वल होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसी का तो x y है। तो -1 ये किसके इक्वल है, 6m - 3m बाई m+n। इसको अगर मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, -m - n, ऐसे ही हम लोग निकाले भी थे अगर याद हो, इक्वल टू 6m - 3n। m को m के साथ ले लेते हैं, n को n के साथ, जिसे कि प्लस माइनस कर सके। तो m को इधर ले आएंगे तो कितना होगा, -m - 6m, इधर ले आएंगे इसको तो -3n प्लस n, ये कितना हो गया, -7m इक्वल टू -2n। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको m/n निकालना है। देखिए m यहाँ नीचे चला जाएगा क्योंकि तब ना 7m होगा, 7m और ये 2 ऊपर, तो m/n, तो 2n, तो यानी m/n कितना हो गया, 2:7। ये तो आप x में चेक किए, y में भी ऐसे आ जाएगा, हाँ y में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका -1 था, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 6, और ये भी y का वैल्यू है, तो 6 इक्वल टू -8m प्लस 10n बाई m+n, और ये हो जाएगा 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n। ठीक, ये दोनों कितना हो जाएगा, 14m, 6m था और 8m इधर आएगा तो कितना आएगा, 14m, और ये कितना हो जाएगा, ये 10n था और ये इधर गया तो 6n, तो ये कितना हो गया, 14m, और ये हो जाएगा 4n। ये कितना हो गया, 2 से अगर डिवाइड कर दूँ मैं, 2 7 जा 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा, m7m इक्वल टू 2n, अगेन वही आ जाएगा, m+n कितना हो जाएगा, 2/7 यानी 2:7। एक तो ये तरीका है जिसमें आपको इतना करना पड़ेगा। एक मैं आपको अगर तरीका बताऊं जिसमें आपको 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा तो कितना आसान होगा ना। अब वही तरीका हम लोग अब करने वाले हैं। इसका हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो b k/1। अब ऐसे कैसे हो जाएगा k/1, हमारे मन से ले लेंगे k/1, हमको तो m/n मानना है। यहाँ पे सेकंड वाले को जरूरी थोड़ा ना हमेशा 1 हो,
थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। देखिए m/n है ना हमारे पास, जी हाँ। अब इस दोनों रेशियो को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ, वो सेम नंबर है क्या, n, तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, रेशियो कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप सिंपल चीज़ जोड़े घटाए गुना करे भाग करे कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो m/n ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा m/n, एक नया रेशियो बन गया, और ये हो जाएगा 1, यानी हमेशा 1 हो सकता है अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ। अगेन ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, आप देखेंगे अभी मैं क्वेश्चन इस तरीके से करूँगा फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं, ये जो नया m/n है इसको मैं माना हूँ k, तो ये हो जाएगा k/1। अक्सर k मानते हैं इसलिए मैंने माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ये हो गया k/1। अब अगर हम ये जो हो गया m/1, ये k/1 हो गया, तो अब इसी पे क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो ई जो था ये होता -16, ठीक है। अब क्या है हमको करना है, तो अब करना है m इंटू x2, तो m हमारा क्या है, k इंटू x2 यानी 6k प्लस n तो हमेशा 1 होने वाला है, तो 1 इंटू ये 1 इंटू -3, 1 इंटू x1 यानी -3 बाई m प्लस n यानी सिंपली k+1। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आ जाएगा, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ रहा था। और हम लोग आसानी कब होता है हम लोग को, जब हमको ये दिया रहे 2x + 4 = 6, ये दिया रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2x = 6 - 4, 2x = 2, x = 1, तो ये हमको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाता है। 2 वेरिएबल में थोड़ा हमारा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे अभी तो सिंपल आ गया है, कभी कभी कम्प्लेक्स भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि ये अच्छा मेथड है। खैर चलिए, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे। और हमको क्या करना है, हाँ y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y में m इंटू y2, तो y2 हमारे पास क्या है -8, तो -8 इंटू k, ये जाएगा -8k प्लस 1 इंटू यानी n इंटू y1 यानी 10 + 10 बाई k+1। अब देखिए बस हो गया, अब इसमें तो आपको मेहनत भी नहीं करना। ये -1 = 6k -3 बाई k+1, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -k -1 = 6k -3। अब चलिए k वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो k इधर ले आएगा, तो -k -6k = -3, ये इधर ले आए तो +1, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए -7k = -2, तो 7k = क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल हो गया, चलिए 2:7, यानी k जो हो गया वो हो गया 2:7, ठीक। यानी रेशियो जो हो गया हमारा, उसी तरह से आप एन पे भी देख सकते हैं, रेशियो हो गया 2:7:1। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दूँ, अगेन वही चीज़ जो किया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 7 टू बोथ, मल्टीप्लाइंग बाय 7 टू बोथ, दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2/7 × 7 = 1 × 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2:7। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके मन पे आप किस मेथड को अपनाए, किस मेथड से आपको आसान लग रहा है कौन सा, वही आप पे है, ठीक है। अब ये तो हो गया सेकंड टाइप का। अब इसी के एप्लीकेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको बोल देगा कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब समझते हैं ना, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी। उस कंडीशन में आपको ये 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, ये और ये कोऑर्डिनेट सब दे देगा, और बोलेगा डायगोनल का कोऑर्डिनेट निकालो। अब अगर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा कि ये डायगोनल जो होता है दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, दोनों डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है। पर अगर आपको पता है तो आपको पता है बाइसेक्ट मतलब ये 1:1 का रेशियो है, आपको ये पता है, ये पता है, तो सिंपली इसका x जो हो जाएगा वो x2 + x1/2, y जो हो जाएगा y2 + y1/2 आ जाएगा सिंपली। दूसरा केस है इसी पैरेललोग्राम में या रूम्बस में, आपको दे देगा कि ये कोऑर्डिनेट देगा और किसी में 1-2 छुपा के दे देगा, जैसे इसे कोऑर्डिनेट P2 दे देगा, इस सब का अपना अपना कोऑर्डिनेट देगा, 1 2 देगा, 3 4 देगा, -2 4 दे देगा, और इसमें P2 दे देगा, बोल देगा P का वैल्यू निकालने। आप आराम से निकाल सकते हैं। आप क्या कर देंगे, सेम x2, ठीक है, इसको x2 x1, ठीक, कैसे, तो 2 और 2 यहाँ पे आपको ही मान सकते हैं m/n, ये आपका 1:1 ही है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m किसको मान रहे हैं, x2 x1 किसको मान रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1:1 है। तो आप पहले इस दोनों का निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p + 3 यानी x1 + x2/2 यानी p + 3/2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 + 4 यानी 6/2 यानी 3। इधर से भी निकाल लेंगे, देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको अगर कन्फ्यूज हो रहा है। ये दोनों दिया रहेगा तो आपको इधर से इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो आपको पता है x2 + x1/2 y2 + y1/2, ये निकलता है ना कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे सिंपल 3 + p, ये क्या हो जाएगा 3 + p/2, और ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6/2 यानी 3। ये तो एक कोऑर्डिनेट आ गया, वो अगर मान ले इसको, तो उसी तरह से इधर भी कर सकते हैं, और दोनों का तो ये वही का कोऑर्डिनेट लाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -2 + 1, तो -2 + 1/2, और ये कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी 6/2 यानी 3 ही आ जाएगा। तो ये तो आप देख ही रहे हैं 3 आएगा ही।
तो ये 3 इक्वल होना है, ये दोनों भी इक्वल होगा। जी हाँ, ये हो जाएगा 3 + p/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब आराम से देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + p क्या हो गया 1 के बराबर, तो 1 हो गया, 1 - 3 यानी p जो हो गया वो -2 के बराबर। तो इस तरह से p देगा। यहाँ q भी दे सकता है, बोलेगा कि p और q में रिलेशन निकालो, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप अच्छे बुक में अगर देखेंगे, और साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप जो देखेंगे वो ऐसा ही है, बोलेगा डिटरमाइन द पॉइंट, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी डिटरमाइन द रेशियो निकालना है जिसमें लाइन, अब यहाँ क्या बात हो रही है लाइन की, जैसे मैंने आपको शुरू में यही मैंने हैबिट आपको दिलाया था, याद करिए आप, कि एक रोड है, दूसरे रोड उसको काट रहा है, तो ये लाइन दे दिया है, लाइन डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को, जो बना किससे है, ज्वाइनिंग 2 - 2, और दूसरा पॉइंट जो है वो है 3, 7, ये आपको निकालना है। अब अगेन आप क्या कर लेंगे, रेशियो मान लेंगे m/n, पर हमको इसका कोऑर्डिनेट दिया नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको जब 2x + y दिया हुआ है, तो यानी ये एक आपको इक्वेशन दे दिया, आपको पता है ना कि ये जो इक्वेशन होगा ये एक लाइन सेगमेंट बनाएगा, ऐसे बनाएगा या कैसे भी बनाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट बनाएगा, और लाइन सेगमेंट पे हर एक पॉइंट इसी का सॉल्यूशन है। क्या आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, मुझे उम्मीद है आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए, आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है, 9th में ही पढ़े, 10th में, तो यानी इसका कहने का मतलब इस पर जितना पॉइंट होगा वो सब इसी का सॉल्यूशन है। तो इसको बहुत सारा पॉइंट दिया आपको, एक पॉइंट का क्या, बहुत सारा पॉइंट का, इसीलिए आप इसको पहले k/1 मान ले या m/n मान ले। चलिए मान लेते हैं कि लेट द रेशियो जो है हमारा b k/1 है, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो k/1 मान लिए, यानी हमारा जो ये पॉइंट है, कोई पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन हमारा इस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे e मान लेते हैं, तो e xy जो होगा वो कैसे होगा, तो m यानी y इंटू x2 यानी 3k प्लस n इंटू x1 यानी +2 बाई m+n यानी k+1, ये आ गया x का। y का कैसे आएगा, सिमिलरली उसी तरह से क्या, k इंटू 7 यानी m इंटू y2 7k प्लस n इंटू ये यानी -2 बाई k+1। अब देखिए आप ये आ गया किसका, ये आ गया x वैल्यू, ये किसका आ गया y का। अब बोल ही रहा है ये वाला लाइन सेगमेंट जो इसको काटेगा ये इसी पॉइंट पे लाई करेगा। देखिए यहाँ ये पॉइंट जो होगा ये इस लाइन पे भी लाई करने वाला है, जिसको ये डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट पे, और इस पॉइंट को भी, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट था जो ए बी से बना है, ठीक है, जो हमको दिया हुआ ए बी, और यहाँ पे एक दूसरा लाइन सेगमेंट आ रहा है जो इसको इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इस पे भी है और इस पे भी। अगर ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2, 3 है, तो ये 2, 3 इस लाइन सेगमेंट पे भी, इस लाइन सेगमेंट पे भी, मतलब इस लाइन सेगमेंट की अगर इक्वेशन में बैठा दे तो वो सेटिस्फाई ही करेगा ना। ये सिंपल सा बेसिक नॉलेज है लीनियर इक्वेशन का। जी हाँ, तो इस x को आप यहाँ बैठा दीजिए, यानी 2 × 3k + 2 बाई k+1 प्लस y यानी इसको 7k - 2 बाई k+1 -4 = 0। अब उम्मीद है आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर कमेंट में बताइए कि कितना आया आपको। इसका सॉल्व करके k निकाल दीजिए, k निकाल दीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, रेशियो आपको आ ही जाएगा। तो यही टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 में, ऑप्शनल में, और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। मैंने मेनली एनसीईआरटी से बेस्ट बताया, पर एनसीईआरटी से आप बाहर भी जाएंगे तो कुछ खास नहीं मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको सारा कुछ बन जाएगा। क्वेश्चन 1000 बनने से अच्छा नहीं है, अच्छा यही है कि आप कॉन्सेप्ट नया नया रोज सीखें। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।